तो आज की क्लास में एक पैरासाइटिक कंडीशन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो कंडीशन है हाइड्रेटेड सिस्ट, यानी हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ द लीवर, ये डिस्कस करेंगे आज हम। तो ये रेडियोलॉजिकल इमेजिंग है, जिसके बिहाफ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रेटेड सिस्ट की कंडीशन में इमेज क्या जनरेट होती है, किस तरह की इमेज जनरेट होती है। तो अगर लिटिल मीनिंग की बात करें, हाइड्रेटेड सिस्ट के लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है, जो हाइड्रेटेड वर्ड है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है? तो हाइड्रेटेड वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, और लैटिन वर्ड में इस वर्ड का मतलब है ड्यू ड्रॉप्स, यानी ओस की बूंदें। ठीक है, ग्रीक के अंदर इस यानी हाइड्रेटेड वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है वो है वाटरी वेजाइकल्स, यानी वो वेजाइकल्स जिसके अंदर वाटर फिल्ड है उसके अंदर। ठीक है, अगर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक पैरासाइटिक डिजीज है, तो ये पैरासाइट्स इसलिए रेस्पॉन्सिबल है, और पैरासाइट है इक्नोकोकस ग्रेनुलोसस। इसको डॉग टेपवर्म भी बोलते हैं। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? पैरासाइट है, और पैरासाइट कौन सा है? इक्नोकोकस ग्रेनुलोसस। ये डॉग टेपवर्म भी इसको कहा जाता है। इसमें दो तरह का लेजन बनता है, एक होता है यूनिलोकुलर सिस्ट और दूसरा है एल्वियोलर टाइप। यानी ओवरऑल जो हाइड्रेटेड सिस्ट की कंडीशन होगी, इसमें जो लेजन बनेगा, जो सिस्ट बनेगा, दो तरह के सिस्ट बन सकते हैं। यूनिलोकुलर यानी सिंगल इसमें सिस्ट बनेगा, एल्वियोलर टाइप के अंदर मल्टीपल सिस्ट इसके अंदर डेवलप होता है। तो यूनिलोकुलर सिस्ट जो फॉर्म होगा, ये इसके लिए जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा ई ग्रेनुलोसस या इक्नोकोकस ग्रेनुलोसस। ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल है। जो एल्वियोलर टाइप है, जिसके अंदर मल्टीलोकुलाइज बनेंगे, मल्टीपल सिस्ट बनेंगे इसके अंदर, इसके लिए जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो है इक्नोकोकस मल्टीलोकुलरिस। ठीक है, अगर इकाइनोकोकस की हम बात करें, जो वर्ड इकाइनोकोकस है इसका मतलब होता है हेजहॉग बेरीज, ये ग्रीक वर्ड है। तो इसमें सिमिलरिटीज के बिहाफ पे बेसिकली ये नाम दिया गया है इकाइनोकोकस। ये इमेज है हाइड्रेटेड सिस्ट की, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिस्ट वॉल है जिसके अंदर वाटर फिल्ड है। ऐसा लग रहा है जिसके अंदर हमने ओस की बूंदे या ड्रॉप्स जो होती है उससे सिमिलर ये इमेज होती है। तो हाइड्रेटेड सिस्ट की कंडीशन में इसी तरह का सिस्टिक लेजन बनता है, और इस सिस्टिक लेजन की जो अपीयरेंस होती है इससे रिसेंबल करती है, यानी ये एक्चुअल में ये हाइड्रेटेड सिस्ट की कंडीशन है। लाइफ साइकिल ऑफ द हाइड्रेटेड सिस्ट की हम बात करेंगे कि जो पैरासाइट्स हैं वो कैसे इंसानों तक पहुंचता है, उसके लिए डेफिनेटिव होस्ट क्या है, और उसके लिए इंटरमीडिएट होस्ट कौन से। अगर हम इस डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ स्प्रेड होता है किसके थ्रू? डॉग और शिप के थ्रू। यानी इसमें दो होस्ट है, एक है इंटरमीडिएट होस्ट और दूसरा है डेफिनेटिव होस्ट। तो डेफिनेटिव होस्ट बेसिकली यहाँ पे डॉग है। अगर हम बात करें कोई इन्फेक्टेड शिप है पहले से इस डिजीज से, हाइड्रेटेड सिस्ट की जो कंडीशन है, जो ऑर्गेनिज्म उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, उस ऑर्गेनिज्म से अगर शिप कोई अफेक्टेड है, तो ऐसी कंडीशन में जो शिप होगा वो ऑफल यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो शेड ऑफ करेगा। शिप यानी शिप की अगर हम बात करें, शिप का मतलब क्या हुआ? भेड़। शिप क्या है? भेड़। तो अगर कोई भेड़ अगर इन्फेक्टेड है किससे? इकाइनोकोकस से, इस पैरासाइटिक डिजीज से, ये इस पैरासाइट से अफेक्टेड है, तो जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो फाइनली ईटन अप होगा डॉग के थ्रू। डॉग अक्सर देखा होगा इस तरह की चीजें वो ईट अप करते हैं। तो अगर जो ओफेल है जिसके अंदर सिस्ट प्रेजेंट है वो अगर ईटन अप होगा किसी डॉग के थ्रू, तो यहाँ डॉग डेफिनेटिव होस्ट के तौर पे काम करेगा। यानी अब जो डॉग है जिसके अंदर उसके इंटेस्टीन के अंदर ये जो ऑफल था जिसके अंदर सिस्ट प्रेजेंट था या पैरासाइट प्रेजेंट था, वो अब उसके इंटेस्टीन के अंदर पहुंचेगा। इंटेस्टीन पे पहुंचने के बाद जो इसके अंदर ऑफल के अंदर एग था वो रिलीज होगा। यानी सिस्ट बेसिकली होता है सिस्ट के अंदर यहाँ पे लार्वा और एग प्रेजेंट होगा। तो जो एग होगा यानी ऑफल जो ईटन अप हुआ था किसके थ्रू? डॉग के थ्रू, उसके इंटेस्टीन के अंदर एग रिलीज होगा, वहां से ये डेवलप होगा पैरासाइट्स के अंदर। यानी जो एग है जो ईटन अप हुआ किसके थ्रू? डॉग के थ्रू, अब उसके इंटेस्टीन के अंदर ये ग्रो करेगा और पैरासाइट में कन्वर्ट होगा। पैरासाइट की लेंथ ऑलमोस्ट होती है 1 सेंटीमीटर। इसमें जो अगर स्ट्रक्चर्स वाइज हम बात करें, इस पैरासाइट के अंदर एक हेड सेगमेंट होता है, यानी हेड फॉर्म होगा, और 3 सेगमेंट्स में डेवलप होते हैं। यानी पैरासाइट्स के फर्दर पार्ट को हम डिवाइड करना चाहें तो पैरासाइट का हेड पोर्शन होगा और 3 सेगमेंट्स होंगे। जो लास्ट सेगमेंट होगा यहाँ फर्दर फिर 500 ओवा प्रेजेंट होते हैं, यानी एग प्रेजेंट होगा। तो जो हमने यहाँ डिस्कस किया कि अगर कोई अफेक्टेड या इन्फेक्टेड शीप है वो ओफल के फॉर्म में सिस्ट को शेड ऑफ करेगा, वो ओफल ईटन अप होगा डॉग के थ्रू। डॉग
के इंटेस्टीन के अंदर। अब जो उसके अंदर सिस्ट प्रेजेंट है वो रप्चर होगा, रप्चर होने के नतीजे में वहां पे एग रिलीज होगा, एग फर्दर डेवलप होगा पैरासाइट्स के अंदर। पैरासाइट्स की जो साइज होगी 1 सेंटीमीटर होगी। पैरासाइट के स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो यहाँ हेड प्रेजेंट होगा और 3 सेगमेंट। अब जो लास्ट सेगमेंट होगा इसके अंदर भी 500 ओवा होगा, ठीक है। ये 500 ओवा जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं ये फाइनली एक्सपेल्ड आउट होगा डॉग के थ्रू, और ये कहां जाके डिपॉजिट होगा, ग्रास पे या वेजिटेबल्स पे। तो अगर इन्फेक्टेड ग्रास या वेजिटेबल इटन अप होगा किसके थ्रू, शिप के थ्रू, कैटल्स के थ्रू या ह्यूमन के थ्रू। तो यहां अगर ह्यूमन अगर बात करें, ह्यूमन के अंदर जो रीच करने वाली कंडीशन हो सकती है, शिप का अगर कोई अनकुक्ड अगर मीट अगर ले रहा है या सेमी कुक्ड ले रहा है, या कई बार कुक्ड होने के बाद भी जो सिस्ट वाले रप्चर नहीं होता, वहां पैरासाइट प्रेजेंट है, तो इंसानों के अंदर पहुंच सकता है। ऐसे ही कैटल के साथ है, ठीक है। तो यहाँ जो इंसान होगा इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे काम करेगा, जो वहाँ डॉग के इंटेस्टीन के अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा था, इस वजह से हम उसको डेफिनेटिव होस्ट कह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे काम करेगा। अब इंसानों के अंदर ये लीवर तक कैसे रीच करता है, तो पोर्टल वेन के थ्रू। किसके थ्रू रीच करेगा, पोर्टल वेन के थ्रू। और यहाँ किस फॉर्म में रीच करेगा, लार्वा के फॉर्म में, लार्वा के फॉर्म में वहां रीच करेगा। और फाइनली अगर लीवर को इन्फेक्ट करेगा, जो भी सेगमेंट इन्वॉल्व होगा वहां हाइड्रेटेड सिस्ट फॉर्म होगा। तो 70% केसेस के अंदर जो हाइड्रेटेड सिस्ट का इन्फेक्शन होता है लीवर के अंदर होता है। क्लियर, आई थिंक सबको क्लियर है। अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल के अंदर ही कि सिस्ट, सपोज करिए आज किसी इंसान के अंदर इन्फेक्शन हुआ है इस पैरासाइट से, तो उसके लीवर के अंदर या उसके जिस ऑर्गन के अंदर ये पैरासाइट रीच करेगा वहाँ हाइड्रेटेड सिस्ट का फॉर्म होता है। तो हाइड्रेटेड सिस्ट फॉर्म होने में टाइम लगता है फ्यू ईयर्स, यानी 5 से 6 साल भी लग सकता है, या ड्यूरेशन है कुछ महीने, कुछ साल इसमें लगता है बनने में, ठीक है। हाइड्रेटेड सिस्ट डेवलप होने का में टाइम लगता है। तो अगर हम बात करें लाइफ साइकिल के अंदर कि अगर किसी इंसान के अंदर ये पैरासाइट्स का इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर सिस्ट फॉर्म हो जाता है, तो आंसर है नहीं, इसमें सालों लग जाता है सिस्ट फॉर्म होने में, यानी हाइड्रेटेड सिस्ट फॉर्म होने में। अगर हम सेगमेंट की बात करें तो लीवर को 8 सेगमेंट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ के इंट्रा हेपेटिक जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, उसके भी हाफ पे लीवर को 8 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ जो 7 सेगमेंट है ये कॉमनेस्ट साइट है किसके लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड सिस्ट। तो 7 सेगमेंट है, 7 सेगमेंट कॉमनेस्ट साइट है किसके लिए, हाइड्रेटेड सिस्ट फॉर्मेशन के लिए। अगर हम लोब वाइज बात करें तो राइट लोब ज्यादा कॉमन है, कॉमनेस्ट साइट है किसके लिए, हाइड्रेटेड सिस्ट फॉर्म करने के लिए, यानी राइट लोब के अंदर हाइड्रेटेड सिस्ट ज्यादा फॉर्म होता है। अगर हम दोनों लोब की बात करेंगे, राइट लोब और लेफ्ट लोब दोनों की हम बात करें, तो 60% चांसेस होते हैं कि दोनों लोब के अंदर हाइड्रेटेड सिस्ट डेवलप हो जाए। अगर लेफ्ट लोब सेपरेटली हम बात करें या इंडिविजुअली बात करें तो यहाँ जो इन्वॉल्वमेंट होगी 17% केसेस के अंदर। तो यहाँ से बात समझ में आ गई कि हाइड्रेटेड सिस्ट एक दिन में फॉर्म नहीं होता, ये इन्फेक्शन होने के बाद सालों लग जाता है हाइड्रेटेड सिस्ट फॉर्म होने में। जो कॉमनेस्ट सेगमेंट है वो है 7 सेगमेंट ऑफ द लिवर जिसके अंदर हाइड्रेटेड सिस्ट डेवलप होता है। राइट लोब कॉमनेस्ट साइट है, राइट लोब कॉमनेस्ट लोब है जिसके अंदर हाइड्रेटेड सिस्ट डेवलप हो सकता है। बोथ लोब के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है 16% केसेस के अंदर, लेफ्ट लोब के अंदर इंडिविजुअली इन्फेक्शन हो सकता है 17% केसेस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोलॉजी की, यानी पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होगा। तो अगर हम सिस्ट की बात करें तो सिस्ट बेसिकली 3 लेयर स्ट्रक्चर है। सिस्ट क्या है, 3 लेयर स्ट्रक्चर है। 3 लेयर स्ट्रक्चर हम कह रहे हैं, इसके अंदर 3 लेयर्स है। फर्स्ट लेयर एडवेंशिया, सेकंड लेयर है लेमिनेटेड मेम्ब्रेन और थर्ड लेयर है जर्मिनल एपिथेलियम। तो जो एडवेंशिया है इसको बोलते हैं सूडोसिस्ट। एडवेंशिया बेसिकली क्या सूडोसिस्ट है, ये इनसेपरेबल होता है, यानी लीवर के जो स्ट्रक्चर्स है, जो पेरेन्काइमल टिश्यू है या लीवर का जो टिश्यू है उससे ये एडहेयर होता है, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। यानी ये पोर्शन जो होगा सिस्ट का, ये पोर्शन, ये लेयर बेसिकली किससे चिपका हुआ होता है, लीवर टिश्यू से, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। और ये क्यों होता है, रिएक्शन होता है पैरासाइट्स और लीवर टिश्यू के बीच में रिएक्शन होगा, उसके नतीजे में ये एडवेंशिया लेयर डेवलप होती है और ये इनसेपरेबल है, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। सेकंड लेयर जिसको बोलते हैं लेमिनेटेड, इसको एक्टोसिट्स बोलते हैं। ये एक्टोसिस्ट पोर्शन है, ये फॉर्म्ड होता है पैरासाइट्स के थ्रू, ये पैरासाइट्स के थ्रू, और ये व्हाइटिश अपीयरेंस होता है, इलास्टिक होता है और इसके अंदर हाइड्रेटेड फ्लूइड प्रेजेंट होता है। हाइड्रेटेड सिस्ट कह रहे हैं, इसके अंदर इसके सिस्टिक डायलेटेशन है और सिस्टिक फ्लूइड यहाँ प्रेजेंट है। तो ये फ्लूइड प्रोड्यूस होता है किसके अंदर, इसी के अंदर, ठीक है। तो ये इस जो लिमिटेड मेम्ब्रेन है इसी के अंदर हाइड्रेटेड फ्लूइड प्रेजेंट होता है और
ये लेयर जो हम लैमिनेटेड मेम्ब्रेन कह रहे हैं, इसको आप पील ऑफ कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं लीवर टिश्यू से, या जहां भी सिस्ट फॉर्म होगा वहां से इस लेयर को हम सेपरेट कर सकते हैं, पील ऑफ कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो लेयर है जर्मिनल एपिथेलियम, ये लिविंग पोर्शन है। जितने भी पोर्शन हमने यहाँ डिस्कस किया, चाहे एडवेंशिया डिस्कस करी या लैमिनेटेड मेम्ब्रेन डिस्कस किया, दोनों ही ये लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। जो जर्मिनल एपिथेलियम यही लिविंग स्ट्रक्चर है, लिविंग पार्ट है। और यहाँ एक और सिस्ट होता है जिसको जहां पे अगर इमेज वाइज देखें तो ये पोर्शन बेसिकली क्या है, ये जर्मिनल एपिथेलियम है, ये इंडोसिस्ट का पोर्शन होता है। और ये पोर्शन जो होगा यही फ्लूइड सिक्रेट करता है, यही पोर्शन क्या सिक्रेट करेगा, फ्लूइड सिक्रेट करेगा, जो इकट्ठा होगा कहाँ, लैमिनेटेड मेम्ब्रेन के अंदर। और फाइनली इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं एडवेंशिया। एडवेंशिया इनसेपरेबल है, लैमिनेटेड सेपरेबल है, और जर्मिनल एपिथेलियम लिविंग पोर्शन है, लिविंग टिश्यू है। ठीक है, तो यहाँ जब हम कह रहे हैं कि हाइड्रेटेड फ्लूइड सिक्रीशन यहाँ से होता है, इसके अलावा डॉटर सिस्ट भी फॉर्म होता है इसके अंदर। तो ये डॉटर सिस्ट होगा, ब्रॉड कैप्सूल्स इसके अंदर होंगे, और स्कोलिसिस यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसको बोलते हैं हेड ऑफ फ्यूचर वर्म, यानी फ्यूचर वर्म यहीं से जनरेट होता है। क्लियर है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट हम बात करेंगे कोर्स ऑफ द डिजीज, यानी डिजीज कैसे प्रोग्रेस करती है, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या बाकी चीजें कैसे डेवलप होती है। यानी हम फेट ऑफ द डिजीज की हम बात करें तो कुछ कंडीशन में पॉसिबिलिटी क्या होगी, जो पैरासाइट है वो उसकी डेथ हो जाए। पैरासाइट की अगर डेथ होगी तो ऐसी कंडीशन में जो सिस्ट वाल होगा कैल्सीफाइड हो जाएगा। तो कुछ कंडीशन में क्या होगा, जो पैरासाइट है उसकी डेथ होगी, पैरासाइट की डेथ होने के नतीजे में जो सिस्ट वहां प्रेजेंट है वो कैल्सीफाइड हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ दी कंडीशन में सिस्ट क्या होगा, इनलार्ज होगा। इनलार्ज होने की कंडीशन में एक स्वेलिंग डेवलप होगी जो पाल्पेबल होगी, और पर एब्डोमिनली उसको आप पाल्पेट कर पाओगे। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेशन इससे रिलेटेड है, यानी अगर कोई सिस्ट है जहां जो पैरासाइट है उसकी डेथ नहीं होती, ऐसी कंडीशन में सिस्ट वाल इनलार्ज होगा, जो सिस्टिक लेजन होगा वो इनलार्ज होगा। ऐसी कंडीशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ एसोसिएटेड है। जॉन्डिस डेवलप हो सकता है। जॉन्डिस तब डेवलप होगा जब इंट्राहेपेटिक टिश्यूज के अंदर सिस्ट फॉर्म हो रहा है और वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है किस पे, बिलियरी ट्री पे या बिलियरी रेडिकल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन टाइप ऑफ द जॉन्डिस या ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ द जॉन्डिस डेवलप होगा। ठीक है, तो खास तौर से कॉम्प्लिकेशन, जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि अगर सिस्ट वॉल की प्रेशर की वजह से बिलियरी चैनल से या बिलियरी रेडिकल से उससे प्रेशर पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। और जॉन्डिस कौन सा टाइप का जॉन्डिस होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ द जॉन्डिस। सिस्ट कई बार रप्चर हो सकता है, रप्चर होगा तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रप्चर हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रप्चर होगा तो रप्चर होने के नतीजे में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन डेवलप हो सकता है, और ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। लाइफ थ्रेटनिंग, इसमें शॉक डेवलप होता है, और शॉक का ट्रीटमेंट यहाँ करना जरूरी है, अदरवाइज पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। जो यहाँ ट्रीटमेंट होता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन एसोसिएटेड विद हाइड्रेटेड सिस्ट रप्चर, वो ट्रीटमेंट है स्टेरॉयडल थेरेपी। तो अगर सिस्ट रप्चर हो रहा है, रप्चर होने की कंडीशन में पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रप्चर होगा, इसके नतीजे में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होगा जिसके अंदर शॉक की कंडीशन और लाइफ थ्रेटनिंग शॉक डेवलप हो सकता है। उसको ट्रीट करना जरूरी है। ट्रीट हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ ट्रीटमेंट हमारा होगा ऑल बेस्ड ऑन स्टेरॉयडल थेरेपी। रप्चर कई बार बिलियरी ट्री के अंदर होगा। रप्चर होने की कंडीशन में ये 60% चांसेस है कि जो सिस्ट है वो किसमें रप्चर हो जाए, बिलियरी चैनल्स के अंदर। अगर यहाँ बिलियरी चैनल्स पे रप्चर हो सकता है, ऐसे ही बॉवेल के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर रप्चर हो सकता है, प्लूरल कैविटी के अंदर रप्चर हो सकता है। तो ये रप्चर की कंडीशन बेसिकली कॉम्प्लिकेशन है। क्लियर? इसके अलावा सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तो ऐसी कंडीशन में सपुरेशन होगा, यानी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्वेजन हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में सपुरेशन होगा। सपुरेशन के साथ साथ सेप्टिसीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो ये भी पॉसिबल है। सेकेंडरी सिस्ट फॉर्म हो सकता है। सेकेंडरी सिस्ट कहाँ फॉर्म हो सकता है, अदर साइड पे, पहले लीवर के साइड पे था, वहां से वो डिसलॉज होकर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू या किसी के थ्रू अगर डिफरेंट ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रहा है तो वहाँ सेकेंडरी सिस्ट फॉर्म हो सकता है। उसमें जो कॉमन ऑर्गन है जिसके अंदर सेकेंडरी सिस्ट फॉर्म हो सकता है, स्प्लीन है या मेजेंट्री है, मेजेंट्री के अंदर फॉर्म हो सकता है, या रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस के अंदर फॉर्म हो सकता है, या कुछ अदर ऑर्गन है वहाँ भी इस तरह का सेकेंडरी सिस्ट फॉर्म हो सकता है। हेपेटिक डिस्फंक्शन हो सकता है। हेपेटिक डिस्फंक्शन कब डेवलप होगा, जब पेरेन्काइमल डैमेज होगा या जो हेपेटोसाइट्स हैं उस पर डैमेज प्रोड्यूस हो रहा है। सिस्ट के डेवलप होने की वजह से सिस्ट बेसिकली प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है हेपेटिक टिश्यू पे और उसके नतीजे में हेपेटिक डिस्फंक्शन डेवलप हो सकता है। ठीक है,
ऐसे ही डिसेमिनेटेड एब्डोमिनल हाइड्रेटोडोसिस की कंडीशन देखी जा सकती है, और ये कब डेवलप होगा, ये डेवलप होगा साइलेंट रप्चर की कंडीशन में, यानी डिसेमिनेटेड एब्डोमिनल हाइड्रेटिडोसिस की कंडीशन देखी जाएगी। ये कंडीशन कब देखी जाएगी, अगर साइलेंट रप्चर होगा तो। क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में फर्स्ट क्लिनिकल फीचर है कि मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशन में असिम्टोमेटिक, यानी कोई सिम्टोमेटिक नहीं होगा, पाल्पेबल लिवर होगा। पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, लिवर क्या होगा, पाल्पेबल होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है खासतौर से हाइड्रेटेड सिस्ट की कंडीशन में, वो है हाइड्रेटेड थ्रिल्स। हाइड्रेटेड थ्रिल्स बोलते हैं इसको। हाइड्रेटेड थ्रिल्स की कंडीशन में 3 फिंगर से हम एग्जामिनेशन करते हैं। आपकी 3 फिंगर से इस्तेमाल होगी, इसमें मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर। आप मिडिल फिंगर से टैप करोगे और 2 फिंगर से इसको फील करते हो। तो यहाँ सिंपल जेंटल टैप के नतीजे में एक वाइब्रेटिंग फीलिंग होती है, वाइब्रेशन एक डेवलप होता है, ऑल बिकॉज ऑफ एक सिस्ट के अंदर कई डॉटर सिस्ट हैं और डॉटर सिस्ट के अंदर फ्लूइड फील्ड होता है। तो आपने सिंपल एक टैप किया, ऐसी स्वेलिंग जो हाइड्रेटेड सिस्ट आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ एक वाइब्रेशन फील होगा। तो इस तरह के वाइब्रेशन की फीलिंग को हम कहते हैं हाइड्रेटेड थ्रिल्स। तो ये फाइंडिंग होगी। जॉन्डिस हो सकता है पेशेंट के अंदर, पेन हो सकता है, फीचर्स ऑफ एनाफाइलैक्सिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है या एनाफाइलेक्टिक से फीचर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, डिस्कम्फर्ट हो सकता है राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, और डिस्पेप्सिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स की कंडीशन है, बच्चों के अंदर हाइड्रेटेड कैकेक्सिया की कंडीशन देखी जाती है, वेट लॉस होगा, फटीग हो सकता है पेशेंट को, वॉमिटिंग हो सकती है, और ओकेजनली कई बार स्प्लीनोमेगेली हो सकती है, पुलर डिफ्यूजन हो सकता है, कोलोंजाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, या एलर्जिक एस्थमा डेवलप हो सकता है, या फीवर की कंडीशन हो सकती है। एक फाइंडिंग है जिसको बोलते हैं कॉमलोट्स साइन। कॉमलोट साइन बेसिकली तब डेवलप होगा जब इंट्राबिलियरी रप्चर हो रहा है। इंट्राबिलियरी रप्चर होगा ऐसी कंडीशन में, गैस एंटर होता है सिस्ट के अंदर और उसके नतीजे में फाइनली जो सिस्ट वाल होगी वो कोलैप्स कर जाएगी। कोलैप्स करेगी तो कंडीशन कहलाती है कॉमलोट साइन, ठीक है। तो कॉमलोट साइन बेसिकली ये तब डेवलप होगा जब इंट्राबिलियरी रप्चर होगा। एक और क्लासिफिकेशन है हाइड्रेटेड सिस्ट की, वो WHO की क्लासिफिकेशन है, उनको भी हम समझ लेते हैं। तो WHO के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन हाइड्रेटेड सिस्ट की कंडीशन में वो है टाइप CL, टाइप CE1, टाइप CE2, टाइप CE3, टाइप CE4 और टाइप CE5। अब इसकी बेसिकली टाइप CL जब हम कहते हैं, इसका मतलब है टाइप CL की कंडीशन में, टाइप CL में एक्टिव यानी जो लेजन होगा एक्टिव होगा, ये एक्टिव लेजन यहां प्रेजेंट होगा, यूनिलोकुलर सिस्ट फॉर्म होगा, सिस्ट वाल यहां पे नहीं होगा, ये अर्ली स्टेज होगा, और ये फर्टाइल सिस्ट नहीं होगा, ठीक है। टाइप C1 की कंडीशन में एक्टिव तो है, सिस्ट वाल प्रेजेंट होगा और हाइड्रेटेड सैंड प्रेजेंट होगा। यहां बेसिकली सिस्ट यहां भी फॉर्म नहीं हुआ है, सैंड के फॉर्म में जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट होगा। फर्टाइल ये भी है, यहां से भी फर्दर सिस्ट की डेवलपमेंट हो सकती है। टाइप CE2 के अंदर यहां मल्टी वेजाइकुलर रोजेट फॉर्म होगा, यानी मल्टीपल यहां सिस्ट फॉर्म होंगे, डॉटर सिस्ट फॉर्म होंगे, मल्टीपल सिस्टिक लेजन प्रेजेंट होगा। तो CE2 के अंदर एक्टिव लेजन है, मल्टीवस्कुलर रोजेट फॉर्म होगा और सिस्ट लाइक वॉल यहां प्रेजेंट होगा। टाइप CE3 के अंदर यहां ट्रांजिशनल डिटैचिंग लैमिनेटेड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, यानी मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया है जो आप उसको डिटैच कर सकते हैं। एक वाटर लिली साइन भी यहां प्रेजेंट होता है और ये बिगिनिंग ऑफ डिजनरेशन को शो करता है। जो वाटर लिली साइन है, वाटर लिली तरह के साइन इसमें डेवलप होती है, और ये डिजनरेशन यानी अब जो सिस्ट है डिजनरेशन की तरफ जा रहा है। तो डिजनरेशन की कंडीशन में जहां वाटर लिली साइन प्रेजेंट होगा या डिजनरेशन को शो करेगा। तो टाइप CE3 के अंदर यहाँ ट्रांजिशनल डिटैचिंग मेम्ब्रेन, लैमिनेटेड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, वाटर लिली साइन होगा जो बेसिकली बिगिनिंग ऑफ डिजनरेशन को शो करता है। टाइप CE4 की कंडीशन में ये इनएक्टिव लेजन है, ये एक्टिव लेजन नहीं है। यहाँ डिजेनरेटिव प्रोसेस जो होगा, डिजेनरेटिव प्रोसेस कंटेंट के अंदर ही प्रेजेंट होगा, यानी कंटेंट के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ डॉटर सिस्ट प्रेजेंट नहीं होगा और ये फर्टाइल भी नहीं है, ठीक है। टाइप CE5 के अंदर जो वॉल होगी कैल्सिफाइड हो जाएगी, यानी डिजेनरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, यहाँ कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो यहाँ वॉल क्या होगी, कैल्सिफाइड हो जाएगी और ये फर्टाइल भी नहीं। नेक्स्ट हम बात करें डिफरेंशियल डायग्नोसिस की, तो इस कंडीशंस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं मल्टीपल सिमिलर स्वेलिंग से, जिसमें फर्स्ट स्वेलिंग है हेपेटोमा से डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
यानी लीवर ट्यूमर है जिसको हेपेटोमा बोलते हैं। सेकंड है अमीबिक लीवर एब्सेस है, उससे डिफरेंशिएट करेंगे। सिस्टिक डिजीज ऑफ द लीवर है, इससे डिफरेंशिएट करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशन, फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन डेवलप हो सकता है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में कंडीशन क्या डेवलप होगी, उसमें शॉक की कंडीशन डेवलप हो सकती है, रप्चर हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन है, और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस डेवलप हो सकती है। ऐसी कंडीशन में आपको ERCP इंस्फिंक्टरोमी करनी पड़ती है, इंस्फिंक्टर को कट करना पड़ता है जाके, जो भी कंटेंट है, कंटेंट की वजह से यानी इस प्रेशर की वजह से जो जॉन्डिस डेवलप हो रहा है वो इजिली ड्रेन हो सके। यानी जो ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शंस को ओवरकम करने के लिए यहाँ ERCP से हम इंस्फिंक्टरेक्टोमी करते हैं। ऐसे ही इन्फेक्शन हो सकता है, कैल्सिफिकेशन हो सकता है, लीवर फेल्योर की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। इन्वेस्टिगेशंस की हम बात करें तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो हम कराएंगे अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड की मदद से हम डायग्नोज कर सकते हैं। डायग्नोज क्या करेंगे, डॉटर सेल्स आप इसको देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से, जो रिवील्ड होगा रोजेट्स ऑफ द डॉटर सिस्ट के फॉर्म में। तो अल्ट्रासाउंड की मदद से अगर सिस्ट वॉल है, डॉटर सिस्ट अगर दिख रहा है तो ये डायग्नोस्टिक फीचर है। यहाँ पे डबल सेंटर्ड मेम्ब्रेन जो होगा वो अगर सिस्ट के दिख रहा है तो ये बेसिकली डिटैचमेंट ऑफ द सिस्ट मेम्ब्रेन को शो करता है, और कई बार कैल्सिफिकेशन भी प्रेजेंट हो सकता है। यानी अल्ट्रासाउंड की मदद से सिस्ट को भी आप देख सकते हैं, डॉटर सिस्ट भी विजुलाइज कर सकते हैं, और डिटैचमेंट की कंडीशन डेवलप हो रही है, मेम्ब्रेन अगर डिटैच हो रहा है तो वो भी आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो है इंट्रा ऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड हम करा सकते हैं, जिसको बोलते हैं IOUS, और ये यूजफुल टूल हो सकता है डायग्नोसिस के लिए। इसके अलावा एक्सरे एब्डोमेन आप करा सकते हैं। एक्सरे एब्डोमेन कराने का मकसद हमारा होता है कैल्सीफाइड लेजन है उसको देखने के लिए। CT एब्डोमेन या CT स्कैन हम करा सकते हैं, और ये जो भी इन्वेस्टिगेशन हमने अब तक डिस्कस किया है उसमें एक्यूरेट इसकी सेंसिटिविटी भी होती है और स्पेसिफिसिटी भी है। ठीक है, तो बेहतर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है CT स्कैन अगर एक्सरे से आपको डायग्नोसिस नहीं हो रही है, ऐसे ही अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन से डायग्नोसिस नहीं हो रही है या डाउटफुल डायग्नोसिस हो रही है, ऐसी कंडीशन में आप हायर इन्वेस्टिगेशन कंसिडर करेंगे, उसमें CT एब्डोमेन भी है। CT एब्डोमेन से बेहतर इन्वेस्टिगेशन क्या है, MRI है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस में अगर हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की हम बात करें तो इसमें दो तरह से इन्वेस्टिगेशन को डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सीरोलॉजिकल टेस्ट एंड सेकेंडरी टेस्ट। प्राइमरी सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर यानी सीरोलॉजी पे बेस्ड टेस्ट होगा, यहाँ एलाइजा कर सकते हैं, इनडायरेक्ट हिम एग्लूटेशन टेस्ट कर सकते हैं, लेटेस्ट एग्लूटेशन टेस्ट कर सकते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट करा सकते हैं, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करा सकते हैं, और ये 80 to 90% केसेस के अंदर ये सेंसिटिव टेस्ट है, खास तौर से हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ द लीवर के लिए। सेकेंडरी लेबोरेटरी टेस्ट की हम बात करें तो यहाँ हम कर सकते हैं, खास तौर से इसमें इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कराते हैं, ये हम करा सकते हैं, इम्यूनो ब्लोटिंग टेस्ट हम करा सकते हैं, या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम करा सकते हैं, PCR जिसको बोलते हैं, मोर स्पेसिफिक टेस्ट है। कुछ और इन्वेस्टिगेशन जो सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन होगा वो हम करा सकते हैं, वो है लीवर फंक्शन टेस्ट। ये डिरेंज हो सकता है 20% केसेस के अंदर। कैसोनिस टेस्ट, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है PG एग्जाम में कि कैसोनिस टेस्ट हम किस डिजीज के लिए हम कराते हैं, तो आंसर है हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ द लीवर। ये टेस्ट पॉजिटिव होगा 75% केसेस के अंदर। ऐसे ही कंप्लीमेंट्री फिक्सेशन टेस्ट हम करा सकते हैं, खास तौर से ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने के लिए, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट पे जहां आपको है कि ये डिजीज कैसे डेवलप हुई है उसको अगर जानना है तो ऐसी कंडीशन में आप कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट करा सकते हैं। MRI बेहतर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, खास तौर से जहां जॉन्डिस प्रेजेंट है। ये बिलियरी ट्री को विजुलाइज करेगा और उसके रिलेशंस, खासतौर से हाइड्रेटेड सिस्ट से क्या उसका रिलेशन है वो आप MRI की मदद से देख सकते हैं। सिस्टोबिलियरी कम्युनिकेशन है उसको आप देख सकते हैं। बिलियरी हाइड्रेटेड सिस्ट है या बाइल डक्ट के अंदर कोई सिस्ट है या हेपेटिक डक्ट के अंदर कोई सिस्ट है, वो आप MRI की मदद से देख सकते हैं। ऐसे ही ERCP की जरूरत पड़ सकती है, खास तौर से जहां कम्युनिकेशन आप पता लगाना है। कुछ अदर मेथड्स हैं जैसे सिस्टोबिलियरी कम्युनिकेशन अगर कहीं प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में आप इंट्रा ऑपरेटिव कोलिंजियोग्राम करा सकते हैं। एस्पिरेशन, यहाँ अगर हम बात करें तो एस्पिरेशन नहीं किया जाता। एस्पिरेशन क्यों नहीं किया जाता? बाकी सिस्ट की कंडीशन एस्पिरेशन करते हैं, यहाँ अगर एस्पिरेशन करोगे तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा है, इन्हें शॉक डेवलप हो जाएगा। तो अगर हम कंपैरिजन करें कि CT स्कैन में और MRI में कौन सा बेहतर इन्वेस्टिगेशन है, तो MRI बेहतर इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, एस्पिरेशन हम नहीं करते। एस्पिरेशन क्यों नहीं करते? एस्पिरेशन करेंगे तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या शॉक की कंडीशन डेवलप हो सकती है जो लाइफ थ्रेटनिंग होगी। तो क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे, यानी ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे।